स्टैंड पे धमकारे इधर आवाज गाने पढ़ें करता पार। आजकल अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस जरूर की होगी। नवी मुंबई के एक रैप साइफर इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस साइफर पर 10 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस हो चुके हैं और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिएटर्स भी इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। मैं यहाँ इस सैफर की तारीफ या एनालिसिस करने नहीं आया। गुड फॉर दिस आर्टिस्ट, उन्हें इतनी रिकॉग्निशन मिल रही है। लेकिन इस वायरल सैफर को देखते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है और यकीनन आप लोगों के माइंड में भी वही नाम आ रहा होगा। जी मैं बात कर रहा हूँ MC स्टैन के बारे में। क्योंकि अगर MC स्टैन DHH में स्टाइल इंट्रोड्यूस ना करवाते तो शायद आज हमें इस तरह के रैप सुनने को ना मिलता। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि MC स्टैन का DHH इन्फ्लुएंस की, कैसे एक आर्टिस्ट ने अपना अलग साउंड, अपना स्लैंग और अपने स्टाइल से पूरे इंडियन हिप हॉप के सीन को चेंज कर दिया। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, मुंबई या महाराष्ट्र में ये स्लैंग MC स्टैन के आने से पहले भी बोली जाती थी। ये कोई नई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फर्क ये था कि किसी ने उस स्लैंग को हिप हॉप में इस लेवल पर यूज नहीं किया। जब MC स्टैन ने गानों में लोकल मराठी और स्ट्रीट स्लैंग को यूज करना शुरू किया तब लोगों को समझ आया कि अपनी असली बोली भी रैप का हिस्सा बन सकती है। उसके बाद धीरे धीरे इतना पॉपुलर हुआ कि मल्टीपल रैपर्स ने ऐसा अडॉप्ट कर लिया और आज तो वायरल नवी मुंबई सैफर है, उसमें भी तुम्हें वही इन्फ्लुएंस क्लियरली नजर आता है। ये MC स्टैन के इम्पैक्ट की सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने। लेकिन सिर्फ स्लैंग ही नहीं, MC स्टैन का इन्फ्लुएंस उससे बहुत ज्यादा आगे जाता है। अगर हम बात करें 2017 और 2018 से पहले के DHH सीन के बारे में तो उस वक्त मोस्टली लिरिकल, बूम रैप और टेक्निकल रैप डोमिनेट करता था। रफ्तार, डिवाइन, एमिवे और नेजी जैसे आर्टिस्ट उस टाइम एग्जिस्ट करते थे और अभी भी हैं। सीधे मौत भी उस वक्त राइज कर रहे थे। वेस्टर्न हिप हॉप का इन्फ्लुएंस जरूर था लेकिन वो सिर्फ साउंड तक लिमिटेड था। इंडिया में अटलांटा रैप कल्चर या न्यू स्कूल ट्रैप का इन्फ्लुएंस अभी प्रॉपरली नहीं पहुंचा था। ना कि अटलांटा जैसा साउंड करता था, ना कोई इंटरनेशनल ट्रैप आर्टिस्ट की तरह ड्रेसिंग करता था, ना कोई लोकल स्लैंग को ग्लोबल म्यूजिक के साथ इतने कॉन्फिडेंस से मिक्स करता था। फिर MC स्टैन की एंट्री होती है। तू कष्ट कर, मी बष्ट करतो, नष्ट करतो झाटू। उनके ट्रैक जैसे वटा और खुजामत रिलीज होते हैं और उसके बाद पूरा सीन धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। MC स्टैन सिर्फ ये नया स्लैंग लेकर नहीं आए थे, उन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड ही बदल दिया था। वोकल पिचिंग, वोकल लेयरिंग, ऑटो ट्यून को इमोशन की तरह यूज करना, वाइड एड, बीट स्विचिंग, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन, डार्क मेलोडी, डिस्टॉर्टेड बेस और वोकल इफेक्ट्स, ये सब चीजें उस वक्त इंडिया में बहुत कम आर्टिस्ट यूज करते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि MC स्टैन अपना म्यूजिक खुद प्रोड्यूस करते थे, इसलिए उनको एग्जैक्टली पता होता था कि उनको किस तरह का साउंड चाहिए। इसी वजह से उनका म्यूजिक उनकी आइडेंटिटी बन गया। और सच कहूँ तो मैं भी उन लोगों में शामिल था जो MC स्टैन को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मुझे MC स्टैन की समझ नहीं आती थी, इनका म्यूजिक समझ नहीं आता था और इनके ड्रेसिंग सेंस मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन एक चीज मैं उस वक्त भी मानता था, प्रोडक्शन के लेवल पर बंदा बहुत ही क्रेजी काम कर रहा है। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो MC स्टैन से पहले भी बहुत टैलेंटेड मराठी रैपर्स मौजूद थे, लेकिन पैन इंडिया लेवल की रीच किसी के पास नहीं थी। MC स्टैन ने हिंदी और मराठी को ब्लेंड करके एक नया लाइन क्रिएट कर दिया था। मराठी हिप हॉप को पुश दिया, मराठी ड्रिल को पॉपुलर बनाया और विजय डी के, यंग DS से MC गोथी जैसे बहुत से आर्टिस्ट को इंस्पायर किया। आज भी कई लोग ये कहते हैं कि ये MC स्टैन को कॉपी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि जिस स्टाइल की बात हो रही है उसकी फाउंडेशन सबसे पहले MC स्टैन ने ही की थी। हाँ, MC स्टैन खुद अटलांटा और वेस्टर्न रैपर से इंस्पायर्ड थे, लेकिन इंडियन हिप हॉप में उस इन्फ्लुएंस को लोकल कल्चर के साथ ब्लेंड करके पॉपुलर करने वाला MC स्टैन ही था और ये पॉइंट बहुत अंडररेटेड है। अब बात सिर्फ म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं रही, विजुअल्स भी कम्प्लीटली चेंज होने लगे। जब तड़ीपार रिलीज हुआ था उस एल्बम ने सिर्फ म्यूजिक के थ्रू नहीं बल्कि अपनी वीडियोग्राफी के थ्रू भी रेवोल्यूशन क्रिएट किया था। और उस वक्त स्टैन अभी मेन स्ट्रीम भी नहीं हुए थे। एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट का इतने हाई लेवल विजुअल्स के साथ एल्बम रिलीज करना उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद फैशन भी चेंज होने लगे। पहले रैपर्स नॉर्मल हुडीज और कैप्स के साथ वीडियोस में आया करते थे, फिर MC स्टैन के बाद क्रोम हर्ट्स, बैलेंसियागा और डिजाइनर स्नीकर जैसे बड़े बड़े हैवी और ज्वेलरीज DHH कल्चर का हिस्सा बन गई। हेयर स्टाइल चेंज होने लगे। MC स्टैन का भी आप लोगों ने अगर देखा हो कि उनके एक ही वीडियो में 2 से 3 हेयर स्टाइल हमें देखने को मिल जाया करते थे। और धीरे धीरे लोकल रैपर्स ने भी अपनी प्रेजेंटेशन को कम्प्लीटली अपग्रेड करना शुरू कर दिया। इसी तरह स्लैंग का भी लेवल चेंज हुआ। पी टाउन, हक से, स्लात और स्ट्रीट मराठी वर्ड्स को हिंदी और इंग्लिश के साथ मिक्स करके यूज करना, ये सब चीजें MC स्टैन ने पैन इंडियन ऑडियंस तक पहुंचा दी। और इसलिए आज सिर्फ मुंबई या
महाराष्ट्र ही नहीं दिल्ली के रैपर्स में भी तुम्हें उनका इन्फ्लुएंस नजर आता है। चाहे साउंड हो, चाहे ड्रिप हो, चाहे हेयर स्टाइल हो, ओवरऑल प्रेजेंटेशन, हर जगह एमसी स्टैन का इम्पैक्ट दिखाई देता है। इसी वजह से एमसी स्टैन को डीएचएच का सबसे इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट में काउंट किया जाता है। आज वो कुछ सालों से सीन में उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस अभी भी जिंदा है। उनके गाने आज भी स्ट्रीम होते हैं। उन जैसा साउंड करने वाला नया रैपर्स रोज सामने आ रहे हैं और ये सब इस बात का सबूत है कि उनकी डिस्कोग्राफी ने इंडियन हिप हॉप पर कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। बस एमसी स्टैन से एक ही कंप्लेंट है कि भाई अब वापस आ जाए, अपने एल्बम जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिलीज कर दें, और महफिल एल्बम का कितना वेट करवाओगे। बाकी अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। सो दिस वाज अ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।